हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स लाइंस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे आपने देख ही लिया होगा, एस टी ई टी कॉमर्स 2023 में जो अभी 6 मार्च को जो पेपर हुआ है, उसी से रिलेटेड हम अब सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि वैसे इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। मेजर पार्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे जो सेकेंड शिफ्ट में आए थे। सेकेंड शिफ्ट जो हमारा 12 बजे से हुआ था, 12 से 2:30 तक, है ना। उसके कुछ क्वेश्चन जो आए हुए क्वेश्चन है, जिसने दिया है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आंसर चेक करेंगे मोस्ट प्रोबेबल कुछ क्वेश्चन, और उसे कुछ क्वेश्चन जो उसको याद होंगे तो वो भी शेयर कर सकते हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चन है जो बहुत कम हमारे पास जो जब तक जो आ पाया है थर्ड शिफ्ट के 4 to 6:30 के बीच में जो हुआ था, उसके बहुत कम क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले सेकेंड शिफ्ट की हम बात करेंगे। सेकेंड शिफ्ट में तो सेकेंड शिफ्ट में जो कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था 12 to 2:30। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन क्या आया था, रॉयल्टी अकाउंट। आप लोगों ने पढ़ा होगा तो देखा होगा, रॉयल्टी अकाउंट इज पेबल टू डेबिटेड विच अकाउंट, है ना। रॉयल्टी जब हम पे करते हैं तो हम कौन से अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो रॉयल्टी अकाउंट को ही डेबिट करते हैं, क्योंकि इसकी जो राइट ऑफ की एंट्री अगर होती कि रॉयल्टी अकाउंट को हम राइट ऑफ कहाँ से करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके वहाँ से राइट ऑफ करते हैं। लेकिन हमसे पूछा था कि रॉयल्टी अकाउंट किस अकाउंट को डेबिट करता है। ठीक, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू क्या होता है, जो भी इसका स्टेक होल्डर्स होता है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। रॉयल्टी अकाउंट खुद क्या होता है, डेबिट होता है। लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। ठीक, तो पहला में क्या था कि रॉयल्टी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है भैया, पहला क्वेश्चन तो ये था। ठीक, एक क्वेश्चन था कि फुल फॉर्म ऑफ आईपीओ क्या है, तो इसका तो हम जानते हैं क्या होगा। आईपीओ का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है कि जैसे कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में लिस्ट कराने से पहले पहले आईपीओ लेकर के आती है ना। आईपीओ लेकर के आती है, जब वो मार्केट में लिस्ट हो जाता है तो वो सेकेंडरी मार्केट में चला जाता है। आईपीओ प्राइमरी मार्केट का पार्ट है ना। तो कुछ हिस्सेदारी वो बेच देती है। कुछ कंपनी जब भी मार्केट में लिस्ट होने आती है उससे पहले पहले कुछ हिस्सेदारी बेच देती है, उसे आईपीओ कहते हैं। ये बहुत सारे अभी आईपीओ आए हैं, इसका आप देख सकते हैं। बहुत सारी इस साल तो नहीं आए हैं। इस साल तो अडानी के भी आए थे एक आईपीओ, लेकिन वो किसी वजह से सब्सक्राइब हुआ, फिर उसके बाद वो खुद से वापस ले रहे, क्योंकि अडानी की तो अभी देख ही रहे किस तरह से वट लगी हुई है ना, जब से इंडियन वर्ड का रिपोर्ट आया उसके बाद से। ठीक, तो आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। उसके बाद पूछा गया था कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़ को क्या बोलते हैं, है ना। तो इसको नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। क्या, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। एक बार पूछा गया था, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है। ठीक है, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है आपका कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्यों है, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से हमको क्या पता चलता है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट को हम उसमें क्या बोलते हैं, सरप्लस। अगर लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं, डिफिसिट। तो वैसा हर एक अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होगा, जिससे हमें प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना पता चले। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट है। अकाउंट्स थ्री टाइप्स के होते हैं ना, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। फिर पर्सनल के भी अगेन 3 पार्ट हैं, तो वो अलग है, वो अलग मुद्दा है, उस पर हम अलग डिस्कशन करेंगे अगर आप लोगों की जैसी क्वेरीज आएगी उससे रिलेटेड। ठीक, तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो नॉमिनल का भी हमने जनरल एंट्री करने का तरीका भी ऑलरेडी जान रखा है। इसी में 11th के आप इसमें कम्युनिटी टैब में जा करके और प्लेलिस्ट में देखिएगा 11th में, तो 11th में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक, तो इससे हमको ये पता चला कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। ठीक, एक क्वेश्चन ये था। उसके बाद ये था, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज से एक क्वेश्चन था कि हाउ मेनी पार्टीज इन्वॉल्व इन प्रोमिसरी नोट। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तो 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है ना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी इन्वॉल्व होती है, लेकिन प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टी इन्वॉल्व होती है। ठीक, प्रोमिसर प्रोमिसरी, जो बिल बनाता है, एक रिसीवर, बस 2 ही पार्टी इन्वॉल्व होती है। तो 2 पे क्लिक करना था। एक क्वेश्चन आया था
कैपिटल बजटिंग से कि एक मशीन है लंबे टाइम का आप यूज कर रहे हैं, है ना, और इसका रिप्लेसमेंट करना ये वो, तो हमें कौन सा टेक्निक यूज करना पड़ेगा। तो उसमें ये था, कि अब ये कौन सा डिसीजन माना जाएगा कैपिटल बजटिंग का, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन माना जाएगा, है ना। तो इसका आंसर होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है। उसके बाद एक था क्वेश्चन डेप्रिसिएशन से, डेप्रिसिएशन फाइंड करना था एसेट स्ट्रेट लाइन मेथड और डब्ल्यूडीवी के बीच का डिफरेंस। ठीक है, दोनों के बीच में मान लीजिए कि अगर हम एसएलएम से यूज़ करके फाइंड आउट कर लेते हैं डेप्रिसिएशन, एसएलएम के जरिए फाइंड आउट कर लेते हैं डेप्रिसिएशन, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा 5 साल के लिए अगर कैलकुलेट करना हो तो दोनों में डिफरेंस होता है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है फिक्स होता है, जितना पहले साल लग रहा है उतना ही हर साल लगता रहेगा। जबकि डब्ल्यूडीवी में क्या होता है, देखिए स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ अगर बनाइएगा इधर मशीन ये फिक्स रहेगा, पहले साल जितना गया उतना ही। लेकिन यही डब्ल्यूडीवी में ये एसएलएम है, डब्ल्यूडीवी में पहले साल सबसे ज़्यादा जाएगा, फिर धीरे 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 कम होता जाएगा। एक चीज़ और भी है कि डब्ल्यूडीवी में कभी भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट जीरो नहीं हो सकता है। एसएलएम में क्या होता है, एक लास्ट ईयर मतलब जितने साल उसका यूजफुल लाइफ है, यूजफुल लाइफ के बाद डेप्रिसिएशन का अमाउंट जीरो हो जाता है। ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ से आया था। एक हिस्ट्री वाला पार्ट से आया था कि चंपारण सत्याग्रह जो शुरू हुआ था, चंपारण सत्याग्रह में, है ना, जो अंग्रेजों के नील की खेती के अगेंस्ट जो लड़ा गया था, वो किस चीज़ के लिए, रेंट के लिए जो लड़ा गया था कि हम कितना ज़मीन पे कितना रेंट देंगे। तो उसी को बोलते हैं 3 कट्ठिया। एक कट्ठा में मतलब मतलब कि 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा ऑलरेडी उसको रेंट के तौर पे हमें देना पड़ता था अंग्रेजों को। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह जब गांधी जी आए थे तो इसी का क्या किए थे, ख़त्म किए थे, ये सत्याग्रह करके इसका कंप्लीट मतलब ख़त्म कर दिए थे 3 कट्ठिया। पहले इससे पहले 3 कट्ठिया वहाँ पे चलता था। ठीक, तो एक तो यहाँ से ये आपका हिस्ट्री वाला पार्ट से आ गया था। अगर आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका आंसर हम ज़रूर देंगे आपको। ठीक, ये है सेकेंड शिफ्ट की बात। सेकेंड शिफ्ट में जो कॉमर्स का जो पेपर हुआ था STET, बिहार STET, है ना, बिहार STET कॉमर्स का जो पेपर हुआ था 6 मार्च को, सेकेंड शिफ्ट का ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, उसी तरह से कुछ ही क्वेश्चन कुछ ही बच्चों से ज़्यादा याद ही नहीं था, है ना, तो थर्ड शिफ्ट का मैं ज़्यादा कलेक्ट नहीं कर पाया। थर्ड शिफ्ट में एक पूछा था GST का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका सिंपल से आपने अपने सही लिखा होगा, सही बता दिया होगा, सही क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। क्या, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बोला था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, मेथड है, टेक्निक है, ये क्या है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, एक टेक्निक है, मेथड नहीं है। मेथड कॉस्टिंग है, जैसे जॉब कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, पूरा प्रॉपर वे में ये काम करता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, एक टेक्निक है जिसका हम यूज़ करके वेरिएंस निकालते हैं, है ना। वेरिएंस मतलब पॉजिटिव में है या एडवर्स निकल के आ रहा है ना। पॉजिटिव में तो मेरे लिए ठीक है, अच्छी बात है, जितना हमने एजम्पशन किया था, एज्यूम किया था उसके अंदर ही हो रहा है। एडवर्स का मतलब कि हमने मान के लीजिए कि हमने ये एजम्पशन लिया था कि खर्चा मेरा 10 रुपये होगा, हो गया 12, 2 रुपये एडवर्स हो गए। अगर जस्ट वाइस वर्सा हो जाए, मतलब कि हमने एजम्पशन लेके चला था 12 रुपये खर्च होंगे लेकिन हुए 10 ही, तो 2 रुपये जो होगा ये मेरा पॉजिटिव हो गया, जिसको हम फेवरेबल बोलते हैं। ठीक, तो ये सेंट्रल कॉस्टिंग क्या है, एक टेक्निक है। उसके बाद ये था कि BOE में बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम पहले बताएं कितने पार्टी इन्वॉल्व होते हैं, तो 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है ना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, अब एग्जैक्ट यही था या नहीं ये हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं, क्योंकि बच्चे से जो मैंने पूछा तो उसने कहा सर एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन थे। तो हो सकता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये पूछ लिए होंगे कि कौन से पार्टी थे, ड्रॉई और पेई होता है, 3 पार्टी इन्वॉल्व होता है। कभी ये भी पूछ सकता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन सा एक्ट को फॉलो करता है। ठीक, कुछ भी हो सकता है ना। ये थी। उसके बाद एक ये था कि प्रीपेड इंश्योरेंस या प्रीपेड एक्सपेंस, ये कौन सा ये है ना। तो ये हमारा बन जाता है, कौन सा एक्सपेंस हो जाएगा ये बताइए। ये हमारा होता है पर्सनल अकाउंट। अभी हमने बताया था, है ना, यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में पूछ लिया था। इनकम एक्सपेंडिचर जिससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस का पता चले कि प्रॉफिट होगा या लॉस, जिस अकाउंट से बनाने के बाद हमको ये पता चले कि हमको प्रॉफिट हो रहा है या फिर नुकसान होने वाला है, वैसा अकाउंट, सारा वैसा अकाउंट कहलाएगा नॉमिनल अकाउंट। और प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग, ये जितने भी है
पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। पर्सनल अकाउंट में भी अगर स्पेसिफाई कर लेता कि एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, एक नेचुरल पर्सन है, एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है ना। तो जैसे बैंक है, ये सब सारी चीज़ें जो है तो बैंक अकाउंट विथ समवन, तो ये सब पर्सनल अकाउंट के अंदर में आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये पर्सनल अकाउंट के अंदर में आएगा। तो उसके अंदर डिटेल नहीं पूछा था, सिर्फ ये पूरा प्रीपेड इंश्योरेंस कौन सा अकाउंट है, तो यही पर्सनल अकाउंट है ना। अगर और भी क्वेश्चंस आपको याद हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में ज़रूर देंगे। ठीक है, चलिए, तो आज यहीं तक है ना, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास में उससे पहले जाने से पहले इसको सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, उन लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए जो लोग वाकई इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। कॉमर्स रिलेटेड इसमें बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको फ्यूचर में टीचर बनने में भी हेल्प करेगा। कभी भी आप कोई कंसेप्ट ऐसा है जो आपको रिमाइंड नहीं कर पा रहे, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे आपको ऐसे यहाँ पे मिल जाएंगे वीडियो, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको कभी भी कहीं पे भी अकाउंटेंसी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उससे रिलेटेड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे कमेंट आएगा, जिस टॉपिक पे आएगा, मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। ठीक है, ओके, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।